हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उस टॉपिक के बाद मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशंस बचे हुए हैं, क्योंकि 4 नंबर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। और चारों अगर हम 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन ही बनता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं वही डेरिवेशंस में आपको बताऊंगा। जो पहला डेरिवेशन हम देखने वाले हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए डेरिवेशन मतलब सिंपली डिराइव करेंगे हम किसी अभिक्रिया को। प्रथम कोटि अभिक्रिया तब कहा जाता है जब अभिक्रिया की दर केवल एक सांतरण पद पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे वो बेसिकली किसका करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, या फिर हिंदी में अगर हम बोले तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का। ठीक है, ये डेरिवेशन बेसिकली है किस चीज का, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन के बिहाफ में एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे हम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है, डेरिवेशन कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं ये वाला पार्ट अभी रफ कर देता हूँ, जैसा कि हम फिजिक्स में अक्सर करते ही हैं, क्योंकि डेरिवेशंस बड़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ कि एक रिएक्शन में सिंपली लेता हूँ जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, कोई रिएक्टेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, मतलब अभिकारक परिवर्तित हो रहा है उत्पाद में। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लेने वाला हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो रिएक्टेंट है, मान लो कि देखो अगर टाइम t अगर 0 होगा, ठीक है, रिएक्शन को अच्छे से समझना देखिए आपको क्या होने वाला है। आपको पता है कि अगर मैं A से B में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही टाइम को मैं चालू करूंगा तो A का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, B में, और जैसे ही टाइम एंड होगा A का पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, B में। ये एक थोड़ी सी फिजियोलॉजी है, इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। सिंपली क्या है, अगर टाइम 0 है मतलब हमने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया है, तो रिएक्टेंट का कोई भी पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा क्या, नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है। रिएक्शन हम कब स्टार्ट करेंगे, जब टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करता हूँ इफ टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम अगर टी हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो रिएक्शन है A से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। मैं मानता हूं कि जो रिएक्टेंट है वो कितना है, A मोल। ठीक है, अब A जो रिएक्टेंट है उसका X पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। आया समझ में, देन A इज इक्वल टू A माइनस X। ठीक है, इसको ध्यान से मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखना, लेट at time t the x part of reactant A is converted into product। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले तो टाइम 0 रखा तो उसमें कोई कन्वर्जन हुआ ही नहीं, कोई किसी में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया और टाइम t हुआ तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का जो x पार्ट था, A क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो A एक रिएक्टेंट है, A अभिकारक है। तो मैं मानता हूं कि अगर समय मैंने t कर दिया तो अभिकारक का जो x पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, उत्पाद में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं देखूंगा x पार्ट उसमें से चला गया, x पार्ट कहां चला गया, प्रोडक्ट में, तो बचा क्या, A माइनस x। तो इसीलिए
सो इफ t इज इक्वल टू t, टाइम को अगर मैं t बोलता हूं तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। देयरफॉर इसी वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये कंडीशंस मैंने रखी है, dx by dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट मतलब a माइनस एक्स। ठीक है, ये यहाँ तक आपको पहले समझ में आना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि हमने रिएक्शन को, हम एक कोई सी भी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट से किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब वो अगर रिएक्टेंट की हम बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि जैसे ही टाइम कुछ हो गया, टाइम क्या हो गया, t हो गया, तो वहां पर जो रिएक्टेंट था a, उसका x पार्ट किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। कितना पार्ट कन्वर्ट हो चुका है, x पार्ट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। तो बचा कितना रिएक्टेंट, a माइनस एक्स, x उसमें से चला गया, बचा क्या, a माइनस एक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है dx अपॉन में dt, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पर लिख देना k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, लिख देना k एक स्थिरांक है। इतना आया समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किसी भी स्टेप में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज कर देना। ये अब मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डेरिवेशन को आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। डेरिवेशन को मैं स्टार्ट करूंगा आगे, dx अपॉन में dt इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इज इक्वल टू k a माइनस x। यहां से ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, dt को यहाँ लेकर आता हूँ, a माइनस एक्स को इधर भेजता हूँ। तो dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी dx एंड dt वाली टर्म आती है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन आप करोगे तो dx अपॉन में a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log a माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बताने का कोई टाइम नहीं है। इंटीग्रेशन आप जब a माइनस एक्स 1 अपॉन में a माइनस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस log a माइनस एक्स। कैसे आएगा, तो एक सिंपल सा प्रोटोटाइप में बता देता हूं। इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता 1 अपॉन में a माइनस एक्स के लिए, इसलिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, 1 अपॉन में x से। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x किसके बराबर होता है, बराबर होता है log x के। इसीलिए 1 अपॉन में a माइनस एक्स था, तो वो क्या हो गया, log a माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt की अगर हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन कैसे आया, ये भी याद रखना कि जिसको आपने x माना था, मतलब a माइनस एक्स को आपने क्या माना था, x माना था, तो आप अपॉन में उसका भी क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन a का तो क्या हो जाएगा 0, माइनस x का क्या हो जाएगा -1, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। आते हैं यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k मल्टीप्लाई t प्लस c क्या है, कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आएगा कि माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, kt प्लस c। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
टाइम इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि अगर टाइम 0 होगा तो x पार्ट कन्वर्ट हुआ होगा क्या प्रोडक्ट में? नहीं हुआ होगा। इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब रिएक्टेंट वैसा का वैसे ही रहेगा और ना कोई पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो x इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a और टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया 0। टाइम 0 रखने का मतलब है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। यहां पर आते हैं अगर टाइम 0 के बराबर है, a के बराबर है और x 0 के बराबर है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूं ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। ये देखते हैं तो माइनस लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 प्लस c। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहां पर देखते हैं माइनस लॉग a इज इक्वल टू c। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास c की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूं वैल्यू, अब देखो 1 से ही मैंने वैल्यू निकाली और 1 में ही मैं पुट करूंगा। ठीक है, जैसे ही पुट करूंगा तो वैल्यू क्या है माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस, देखो माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस c की जगह पर मैं क्या कर दूंगा माइनस लॉग a। तो माइनस लॉग, अगर मैं यहां से माइनस का लॉग इधर लेकर आऊंगा तो लॉग a प्लस का हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू kt। लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला क्या होता है लॉग m अपॉन में n। तो मैं इसको लिख दूंगा लॉग a अपॉन में a माइनस x इज इक्वल टू kt। क्यों? क्योंकि लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m अपॉन में। आगे आते हैं, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है तो टाइम को मैं इधर लेकर आऊंगा। तो यहां पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन में t मल्टीप्लाई लॉग a अपॉन में a माइनस x। यहां पर लॉग कौन सा है? नॉर्मल लॉग है, लॉग e वाला लॉग है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लॉग को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना मतलब लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 का मल्टीप्लाई। अब इसको आप क्या लिखोगे लॉग 10 लिखोगे a अपॉन में a माइनस x और यही है हमारा डेरिवेशन। आया समझ में? सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है जो कि क्या है 2.303 अपॉन में t मल्टीप्लाई लॉग a अपॉन में a माइनस x। इस वैल्यू को आपको याद रखना है क्योंकि अगला जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड की अगर हम बात करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो सिंपली हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है ये देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को हिंदी में बोला जाता है अर्ध आयु काल, और जैसा कि इसका नाम है हाफ लाइफ पीरियड, तो कोई भी रिएक्शन जितने टाइम में आधी कंप्लीट हो जाती है उस टाइम को क्या बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, मतलब टाइम कितना हो जाएगा वहां पर आधा हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में t टाइम लगता है, ठीक है, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में t समय लगता है तो उसका अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा t अपॉन में 2। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आधी कंप्लीट हो जाती है, उसे आप क्या बोलते हो हाफ लाइफ पीरियड। अब आते हैं उसके डेरिवेशन पर। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला हूँ जो कि एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या करना होता है हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूंगा तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t मल्टीप्लाई लॉग a अपॉन में a माइनस x, ठीक है। बट हियर if अब यहाँ पर क्या है, टाइम इज इक्वल टू t1/2। t1/2 का मतलब क्या है कि टाइम आधा हो गया, आप t/2 लिखना चाहो तो वो भी चलेगा। टाइम क्या हो गया t1/2, देन a। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका हो। देखो यहाँ पर ये जो x वाली चीज है ना, ये जो x है यहाँ पर, तो अभी तक क्या हुआ था, a माइनस x हुआ था, मतलब a का x पार्ट कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन अगर टाइम आधा हो जाएगा तो a माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के। कैसे होगा, अब आप पूछोगे यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर सिंपल से मेथड है, वो क्या है, अगर आप कभी भी 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और इसका, हाँ अगर आप 2 का यहाँ पर कभी भी a माइनस एक्स की बात करते हो, a माइनस एक्स क्या है कि a का कितना पार्ट कन्वर्ट हो चुका है, तो कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ, आधा हो चुका है, तो इसलिए मैंने a माइनस एक्स बराबर क्या लिखी, a/2, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई, पुट करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 में, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t1/2 मल्टीप्लाई लॉग a अपॉन में a/2, ठीक है। a अपॉन में क्या हो गया, a/2, a से a कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, t1/2 को मैं इधर लेकर आता हूं क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, k को इधर लेकर आता हूं, तो t1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में k मल्टीप्लाई लॉग 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 2.303 मल्टीप्लाई क्या आ गया, log 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम log 2 की वैल्यू रखेंगे, log 2 की वैल्यू एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, log 2 की वैल्यू क्या होती है, हाँ अब हमें पता है कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, t1/2 is equal to 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन में k, ठीक है। जैसे हमने log 2 की यहाँ पर वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा t1/2 is equal to 0.693 अपॉन में k, और यही क्या है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। आया समझ में, तो ये क्या है हमारा बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड का ये डेरिवेशन। अब इसमें जो याद करने वाली चीजें हैं वो पहले तो ये कि आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर 2.303, ठीक है। आप जब हाफ लाइफ पीरियड निकालोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, सेकंड कंडीशंस याद होनी चाहिए, उसके बाद log 2 की वैल्यू, देखो एग्जाम में कभी भी आपको वैल्यूज बताई नहीं जाएंगी, ना ही आपको log 2 की वैल्यू कभी ऐसे पता चल पाएगी, ठीक है, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको log 2 की वैल्यू वहां पर याद रखना है। इसके बाद 2.303 और मल्टीप्लाई 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए ये जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, इन सारी वैल्यूज को आपको याद कर लेना, ठीक है। तो ये जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यूज को उसी तरीके से लिख देना है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, आर्नियस इक्वेशन, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन का यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं। आर्नियस इक्वेशन का डेरिवेशन क्या है, आर्नियस ने एक इक्वेशन दी थी और उसी इक्वेशन के बेस पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभिक्रिया वेग या दर पर ताप का प्रभाव आर्नियस समीकरण द्वारा दिया जाता है, मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये किसने बताया था, आर्नियस ने बताया था। अब आर्नियस ने बेसिकली इक्वेशन क्या दी थी, आर्नियस की इक्वेशन थी k इज इक्वल टू a e सॉरी k इज इक्वल टू नहीं a e की पावर माइनस e a अपॉन में r t, ठीक है। अब यहाँ पर e a क्या है, तो ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अभी हमें क्या पता है कि इस क्वेश्चन क्या होता है, a
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं लेता हूं यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मैं क्या करता हूं, यहां पर लॉग दोनों साइड लेता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग के बराबर लॉग ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, लॉग यहां पर तो लॉग के ही रहेगा इज इक्वल टू यहां पर log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log पावर आगे आ जाती है, मतलब माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आर टी मल्टीप्लाई log ए ई। ठीक है, अगर आप a की भी बात करोगे तो a क्या है, वहां पर एक कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मैं यहां पर पहले इन दोनों को क्या कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। एक गलती हो गई हमसे, log ये क्या है, a और e की पावर ये, तो log a प्लस log e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन मैं बता देता हूं। log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ठीक है, log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। log k इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, log a प्लस ये पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस ई ए अपॉन में आर टी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log e। ऐसा क्यों, क्योंकि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ये log की जो आइडेंटिटीज है इनको आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। किसी भी डेरिवेशन में आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देखोगे, हाफ लाइफ पीरियड के देखोगे, या फिर आर्नियस इक्वेशन का देखोगे, तीनों में ही क्या आने वाला है, यहाँ पर लॉग की आइडेंटिटीज काम आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं log e, तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो पहले हटा ही दो। log k इज इक्वल टू log a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ई ए अपॉन में आर टी मल्टीप्लाई 1। लिख देना log e बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली log को कन्वर्ट करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, log को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम log को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर log k है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 2.303 का, और ये हो जाएगा log 10k। आगे आते हैं, इज इक्वल टू log a है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई है, 2.303 log 10a। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये 2.303 इसके मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो log 10k इज इक्वल टू, इधर डिवाइड होगा इस वाले टर्म से, तो 2.303 से 2.303 कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, log 10a माइनस इधर डिवाइड हुआ तो 1 अपॉन में, मतलब ई ए के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2.303 आर टी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो इक्वेशन, मतलब दो टाइप के यहाँ पर समीकरण लूंगा। माना कि T1 और T2 ताप पर अभिक्रिया के दर स्थिरांक K1 और K2 है, मतलब यहाँ पर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, और उसी के बेस पर टेम्परेचर वो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ, इफ टेम्परेचर्स T1 and T2, अगर टेम्परेचर T1 and T2 है, then रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक क्या हो जाएगा, K1 and K2। सो log 10K1 is equals to log
10 A माइनस EA अपॉन में 2.303 R T1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और log 10 K2 इज इक्वल टू log 10 A माइनस EA अपॉन में 2.303 R T2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है। तो इसके आगे देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 देने के बाद मैं क्या करता हूँ 2 माइनस 1, 2 और 1 को क्या कर देता हूँ माइनस। 2 का जो ये राइट हैंड साइड है log 10 K2 माइनस log 10 K1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर आप देखो तो log 10 है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ये भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो log 10 है से log 10 है तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अगर इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये वाला पार्ट। तो इन दोनों में भी अगर हम देखें तो EA 2.303 R तो क्या है कॉमन है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर EA 2.303 R यहाँ पर क्या हो गया कॉमन, बचा क्या 1 अपॉन में T2 माइनस 1 अपॉन में T1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमने सिर्फ यहाँ पर कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद वैल्यूज यहाँ पर रख दी सिंपली K2 और K1। अब हमने इन दोनों को क्या किया है यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया है, T1 माइनस T2। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखो log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी लास्ट इक्वेशन में हमने लगाया था log m अपॉन में n, इसलिए मैं लिख दूंगा log K2 अपॉन में K1। वन अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब T1 T2 की वैल्यू निकालना है, नीचे आप क्या करोगे T1 T2 को क्या कर दोगे यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व। तो अगर इस वाले इक्वेशन को आपको और सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, ये इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, बाकी अगर नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर चलेगा। ये था हमारा आर्नियस इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, आर्नियस इक्वेशन को हमने इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया है। आज हमने जो भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कॉपी में सॉल्व करके आप उसको हाईलाइट कर देना कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं उसको अगले लेक्चर में समझा दूंगा या फिर ग्रुप पर ही मैं उसका सजेशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।